तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 11th क्लास में, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आईआईटी जेईई और नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। बेटा मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। ठीक है ना। मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको एटम बोलते हैं। और एटम का कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। पीरियडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हमारी नोबल गैसेस को छोड़कर, जो कि मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं। तो जनरली सभी एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं और वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और वो मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक हो सकता है, टेट्रा एटॉमिक हो सकता है, ओक्टा एटॉमिक हो सकता है। डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी के ऊपर कि एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन होकर किस तरह का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हैलोजन्स हैं, ये सभी जनरली मिलकर कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम मिलके H2 बनाएंगे, नाइट्रोजन के दो एटम मिलके नाइट्रोजन, उसी तरह से क्लोरीन के दो एटम मिलके क्या बनाएंगे, Cl2। कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जैसे फास्फोरस है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में P4 बना लेता है। सल्फ़र एग्जिस्ट करता है ओक्टा एटॉमिक फॉर्म में जो S8 बना लेता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मैटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या है, वो है मॉलिक्यूल। क्योंकि एटम तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होगा। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो सेम एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अंदर H2 में दो हाइड्रोजन एटम से मिलके हमारा H2 बना, दो ऑक्सीजन से मिलके O2 बना, दो नाइट्रोजन से मिलके N2, दो क्लोरीन से मिलके Cl2, तीन ऑक्सीजन से मिलके क्या बना, ओजोन। ठीक है ना। तो ट्राई एटॉमिक हो गया हमारा यहाँ पे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमो, मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल जब एक जैसे एटम के मिलने से बनते हैं। हेट्रो एटॉमिक जब डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम्स के मिलने से कोई मॉलिक्यूल बने तो उस तरह के एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे HCl, NaOH, HNO3, CaCO3। HCl में देखो क्लोरीन अलग है और हाइड्रोजन अलग है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब हमें एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पता चल गया तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तभी हम इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक से क्लियर होना चाहिए कि एटम की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर किस तरह हम आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन पे गए और फिर एटॉमिक मॉडल्स, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक जो एटम का आइडिया दिया था वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें मिलता है। जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमारे को 5 पॉइंट बताए थे, जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि कोई भी मैटर हो, और मैटर क्या होता है 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास एंड वॉल्यूम एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना मास हो, वॉल्यूम हो और जो रेजिस्टेंस ऑफर कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो ये कहता है कि फर्स्ट पॉइंट में डाल्टन्स के कि किसी भी मैटर, एनी मैटर, कोई भी मैटर हो वो मिलके बना हुआ होता है माइन्यूट पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम। और ये एटम ही होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हैं वो बाद में फेल हो जाएंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, लेकिन डाल्टन ने जो कंसेप्ट बताए थे उस टाइम में, उसने यही कहा था पहले पॉइंट में कि मैटर जो है वो स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिनको हम एटम बोलते हैं, और एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा डाल्टन ने कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, कि एटम को उसने सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल मान लिया और उसने कहा कि एटम को
उससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, यानी एटम आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते। ये पॉइंट भी बाद में जाके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में फेल हो जाता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज एंड मासेस। कहता है कि जो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट होंगे अपने प्रॉपर्टीज और मासेस में, और जो सेम एलिमेंट के मास और प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो सेम होंगी। ये पॉइंट भी बाद में जाके फेल हो जाता है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में देखेंगे किस तरह से फेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा था कि जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के, जब वो कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा कंबाइन करेंगे सिंपल रेशो के अंदर। ठीक है, एटम्स आपस में सिंपल रेशो में कंबाइन करके ही कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है ना। और उसने क्या कहा कि द मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, यानी सिंपल रेशो में ही एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन ये पॉइंट भी उसका बाद में फेल हो जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर टू बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा उन्होंने कहा कि एटम को ना बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन डाल्टन्स के इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बाद में क्वेश्चन अराइज हुआ, और 19th सेंचुरी के एंड में हमारे पास बाय द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन, ठीक है ना, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सभी चीज़ों की डिस्कवरी के बाद इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन उठाए जाने लगे और एक नई थ्योरी दी गई जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट थ्योरी। यानी मॉडर्न कंसेप्ट क्या था ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी मॉडर्न फॉर्म में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। मॉडर्न फॉर्म में, मॉडर्न एस्पेक्ट में जो ओल्ड थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया गया और करेक्ट किया गया। तो उसमें अंदर कुछ पॉइंट्स रखे गए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया कि प्रोफेसर हेनरी बैक्यूरेल डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड फाउंड दैट एन एटम इज डिवाइजिबल। डाल्टन ने कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की तो वहाँ पे क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर एलिमेंट्स को डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है भाई। यानी उसने डाल्टन के पॉइंट को फेल कर दिया, किसने, हेनरी बैक्यूरेल ने, कि ये कहना गलत होगा कि एटम को डिसइंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। नो, नेवर, एटम को डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है। ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जबकि पहले क्या माना जाता था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। नहीं, एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं। कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो उनकी डिस्कवरी के बाद पता चला कि भाई एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल थोड़ा है, एटम से भी छोटे पार्टिकल प्रेजेंट हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीसरा पॉइंट, उसके बाद जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा एटम्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, मिजोन, न्यूट्रिनो एंड एंटी प्रोटॉन। चैप्टर में आगे बताएंगे ये क्या होते हैं। उसी तरह से फोर्थ पॉइंट में, सोडी ने जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी की, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग द सेम H11, H12, H13। मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। ठीक है ना। तो आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि हमें पता चला कि एक से ज़्यादा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी सेम हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन उनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, जबकि हमारे को डाल्टन ने क्या कहा था कि सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन जब हाइड्रोजन के आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी, मास तीनों का डिफरेंट है। उसी तरह से जब आइसोबार की डिस्कवरी हुई, सेकेंड, ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, एटम हैविंग सेम मास में हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कोल्ड आइसोबार्स। तो आइसोबार में 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं मेरे पास, दोनों का मास क्या है, सेम। और जबकि डाल्टन ने क्या कहा था, 2 डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या हो गया, सेम हो गया।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एटम्स जो है आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें क्या कहता है, जैसे डाल्टन ने कहा था कि एलिमेंट्स जो हैं वो एक सिंपल रेशो में, एटम्स जो हैं वो एक सिंपल रेशो में कंबाइन करके ही मॉलिक्यूल बनाएंगे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सॉलिड स्टेट में बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे आते हैं जहाँ पे एटम्स या एलिमेंट्स एक सिंपल रेशो में कंबाइन ना करके क्या करते हैं, वो एक फ्रैक्शनल रेशो में भी कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फेरस सल्फाइड क्रिस्टल का एग्जाम्पल लो तो यहाँ पे आयरन और सल्फर एटम की रेशो कितनी है, 0.16:1। तो 0.86 क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। तो इन्हीं इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम डिफेक्ट्स इन सॉलिड, कि सॉलिड में ऐसा डिफेक्ट क्यों आया, वहाँ पे पढ़ते हैं। एक अलग ही केमिस्ट्री है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, जिसको हम सॉलिड स्टेट में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे, क्यों और कैसे ये डिफेक्ट्स आते हैं सॉलिड के अंदर, किस तरह से कुछ एटम्स जो है मिसिंग हो जाते हैं अपने प्लेस से, ठीक है। अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है, तो डाल्टन का ये पॉइंट भी यहाँ पे आकर फेल हो गया। और लास्ट पॉइंट, एटम कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो जनरली आप क्या देख रहे हो कि मॉडर्न कंसेप्ट और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बहुत सा डिफरेंस है, और डाल्टन्स के मोस्टली पॉइंट्स क्या हो गए थे, फेल हो गए थे अप इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जो डाल्टन ने बताया था एटम के बारे में। क्योंकि हमने देखा कि एटम को डिवाइड भी किया जा सकता है, एटम से छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके अलावा भी एटम में पॉजिट्रॉन, मीज़ोन, न्यूट्रिनो प्रेजेंट है। आइसोटोप की डिस्कवरी और आइसोबार की डिस्कवरी के बाद जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी, पॉइंट नंबर ऊपर जो आपको दिया गया है सी के अंदर, वो भी यहाँ पे आके फेल हो जाता है। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं इन अ सिंपल होल नंबर रेशो, जो डाल्टन ने कहा था, वो भी यहाँ पे आके फेल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में ऐसे हैं जहाँ पे मिसिंग एलिमेंट्स की वजह से दो एटम आपस में कंबाइन करके, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल रेशो में ही कंबाइन करें, वो आपस में फ्रैक्शनल रेशो में भी कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है बेटा। तो आज का यही काम है, लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। आपको पढ़ना है कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डाल्टन्स की ओल्ड एटॉमिक थ्योरी क्या है और मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है। जब हमारे को ये क्लियर हो जाएगा तो कल हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रे यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।